बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने पेटेंट के हवाले से कुछ बात करूँगा। सबसे पहले पेटेंट की डेफिनेशन। एक चीज़ होती है इन्वेंशन, कि कोई चीज़ आपने ईजाद की है, और दूसरी चीज़ है कि उस ईजाद के ऊपर आपकी ऑथराइजेशन होती है और उसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, तो उसको कहते हैं पेटेंट, सनद हक़ ईजाद। तो पेटेंट कोई भी इन्वेंशन कहा जाता है। पेटेंट इज़ एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट अपॉन न्यू एंड यूजफुल इन्वेंटिव स्टेप ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कि कोई भी चीज़, एक नई चीज़ का ईजाद करना कि जो कि फ़ायदेमंद हो, इंडस्ट्रियल उसकी एप्लीकेशन हो, इंडस्ट्री में उसका यूज़ हो सकता हो, और किसी चीज़ को बनाने के लिए या किसी चीज़ को बनाने के प्रोसेस को जो है वो पेटेंट कहा जाता है। तो इसमें मेनली जो है वो 3 टाइप्स हैं पेटेंट की। एक यूटिलिटी पेटेंट होता है, एक डिज़ाइन पेटेंट होता है, और एक प्लांट पेटेंट होता है। जो यूटिलिटी पेटेंट है वो वही पेटेंट है जिसके साथ जो अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया है, कि किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस, जो मशीनरी या एपरेटस या मशीनरी से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, उससे मुताल्लिक़ जो भी चीज़ें हैं वो पेटेंट में आ जाती हैं। तो या तो ये न्यू होगी, या अगर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है या एडिशन है, तो एडिशन तो वही शख्स करता है जो ऑलरेडी जिसने पेटेंट रजिस्टर करवाया हो, और इम्प्रूवमेंट कोई दूसरा शख्स करता है और उसको सेपरेटली फिर अपने नाम से वो रजिस्टर करवाता है। जैसा कि जो पहला जो इम्प्रूवमेंट जो यूएसए के अंदर 1790 के एक्ट के अंदर जेम्स वेट ने स्टीम इंजन के अंदर इम्प्रूवमेंट पैदा की थी, तो उसको उन्होंने रजिस्टर करवाया था 1796 के अंदर। उसके बाद डिज़ाइन पेटेंट है, ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल, उसका जो मालियाती जो ताल्लुक़ है आर्टिकल का, उसके साथ ताल्लुक़ है। फिर इसमें जो प्लांट ब्रीडर के हवाले से जो प्लांट पेटेंट है, कि इसमें आप जो क्या कहते हैं, जो सीड्स हैं उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से, तो वो भी पेटेंट के अंदर कंसिडर होते थे। लेकिन ये ट्रिप्स के अंदर आर्टिकल 27(3) के अंदर ये स्टेट्स को इख्तियार दे दिए गए कि चाहे तो इसके लिए सेपरेट बना लें, या चाहे तो पेटेंट के अंदर इसको प्रोटेक्ट कर लें। फिर इसके बाद पेटेंट की टाइप्स के बाद हम देखते हैं कि जो पेटेंट है इसमें बाज़ एक्सेप्शंस हैं, बाज़ इसकी एक्सक्लूजन्स हैं, बाज़ जो पेटेंटी या राइट होल्डर या ऑनर या ऑथर उसके राइट्स में भी एक्सेप्शंस हैं। तो सबसे पहले एक्सक्लूजन्स के वो चीज़ें जो कि पेटेंट के अंदर पेटेंट तो हो सकती हैं, लेकिन पेटेंट के अंदर उनको कंसिडर नहीं किया जाता, उनको रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता। मिसाल के तौर पर इसमें 5 चीज़ें हैं कि कोई भी पेटेंट जो कि अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट हो, उसको आप पेटेंट रजिस्टर नहीं करवा सकते। एक्सक्लूजन्स में शामिल हैं ये सब। फिर इसमें दूसरी चीज़ ये है कि पेटेंट जो कि अगेंस्ट प्लांट या एनिमल हो, फिर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल और ह्यूमन, उसके हवाले से कोई पेटेंट हो, तो वो भी आप पेटेंट में रजिस्टर नहीं करवा सकते, उसको पेटेंट कंसिडर नहीं करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर इसमें कोई मेयर चेंज इन शेप ऑफ केमिकल प्रोडक्ट, थोड़ा सा बस शेप में कोई चेंज आ गया तो उसको भी डिज़ाइन पेटेंट में आप रजिस्टर नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जो फर्स्ट और सब्सिक्वेंट यूज़ ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेटेंट, जो एग्जिस्टिंग पेटेंट्स हैं उनसे जो शबाहत रखती हुई पेटेंट्स हैं वो भी रजिस्टर नहीं की जा सकती, माँ सिवाय ये कि आप उसको साबित करें कि वो इम्प्रूवमेंट है। कोई तीसरा शख्स साबित करे तो अपने नाम से वो रजिस्टर करवाए। अगर वही शख्स उसमें कोई एडिशन करता है तो वो पेटेंट इन एडिशन कहलाएगा, जिसके नाम पर ऑलरेडी पेटेंट रजिस्टर्ड है। फिर इसके बाद 5 एक्सेप्शंस भी हैं। ये एक्सक्लूजन्स आपको बताई पहले, 5 एक्सक्लूजन, फिर 5 एक्सेप्शंस हैं। जो नेचुरल थिंग्स हैं
वो एक्सेप्शन में शामिल है कि वो आप पेटेंट में कंसिडर नहीं होती, या फिर साइंटिफिक और नेचुरल जो डिस्कवरीज़ हैं वो भी पेटेंट में शामिल नहीं है। फिर इसी तरीके से जो पेटेंट में शामिल नहीं, कॉपीराइट है, कॉपीराइट भी पेटेंट में आप रजिस्टर नहीं कर सकते। फिर जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करना, वो भी पेटेंट के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। फिर इसी तरीके से मेंटल वर्क, जो जहनी कुछ काम है, बिजनेस आप करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो भी इसके अंदर जो है वो पेटेंट में शामिल नहीं है। फिर जो पेटेंट ऑनर है, पेटेंट ऑनर के हुकूक हैं, लेकिन आम जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टी की उससे थोड़ी सी हट के है ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है। अभी हम पेटेंट की बात कर रहे हैं, तो पेटेंट ऑनर के जो राइट है उसमें कदगन 6 ये एक्सेप्शन हैं जो कि उसके राइट्स के ऊपर कदगने हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कंपलसरी लाइसेंसिंग। वो कंपलसरी लाइसेंसिंग के ग्राउंड्स हैं कि अगर कोई पब्लिक को ज़रूरत हो पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए, या स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए, इकोनॉमिक कोई सिचुएशन ऐसी है या कैटास्ट्रॉफी है, या कोई ऐसी सूरत में जो स्टेट है वो किसी एक शख्स से पेटेंट लेकर किसी दूसरे के हवाले कर सकती है। फिर इसी तरीके से अगर कोई शख्स अपने रीज़नेबल ग्राउंड बताता है कि भाई आप मुझे लाइसेंस दे दें, और वो नहीं देता उसको, तो फिर भी स्टेट एक शख्स से कंपलसरी लाइसेंस लेकर दूसरे शख्स को दे सकती है। फिर इसमें ऐसा है कि कोई शख्स है उसको यूज़ ही नहीं कर रहा, 3-4 साल हो गए हैं उसको, पेटेंट उसने रजिस्टर करवाया, यूज़ ही नहीं कर रहा, फिर भी कंपलसरी लाइसेंस से ग्रांट हो सकती है। फिर एंटी कंपेटिटिव मैनर के अंदर उसको यूज़ कर रहा है, या फिर ऐसा प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अंदर उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो ऐसी तमाम सूरतों में स्टेट जो है, फेडरल गवर्नमेंट कंपलसरी लाइसेंसिंग ग्रांट कर सकती है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है वो किसी को भी दी जा सकती है, स्टेट अपने आप में भी ले सकती है, या स्टेट के किसी ऑर्गन को भी दे सकती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकती है, स्टेट इंतज़ामिया एग्जेक्टिव को, किसी को, ताकि आवाम के फलाह बहबूद के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। फिर कंपलसरी लाइसेंसिंग है। फिर इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स के लिए बाज़ औक़ात पेटेंट जो है वो अलाउ किया जाता है। फिर इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के अलावा टीचिंग पर्पसेस के लिए जो है वो पेटेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्ट इन गुड फेथ, तो यूजुअली जो है वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट गुड एक्सक्यूज़, बट इन केस ऑफ पेटेंट इग्नोरेंस ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन इज़ अ गुड एक्सक्यूज़। एक्ट इन गुड फेथ, एक शख्स है उसको पता नहीं था कि पेटेंट रजिस्टर है, तो उसके खिलाफ आप चाराजोई नहीं कर सकते, इंजंक्शन कर सकते हैं कि उसको रोक सकते हैं, लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते उस हवाले से। फिर इसमें एक्ट नेसेसरी फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट, जब और इसमें आपने स्पेसिफिकेशन जो होती है उसमें आपने इसका रेफरेंस देना होता है। स्पेसिफिकेशन जो एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं, एक डिक्लेरेशन होती है उसमें, जिसमें आप बताते हैं कि ये मैं फर्स्ट एंड ट्रू ऑनर हूँ पेटेंट का, और दूसरी स्पेसिफिकेशन होती है जिसमें आप सारी उसकी डिटेल बताते हैं। स्पेसिफिकेशन में आप ये भी मेंशन करेंगे कि फ़लाँ पेटेंट इससे मिलता जुलता है, उसका आप रेफरेंस देंगे। तो आप जाहिर सी बात है, बाज़ पेटेंट ऐसे होते हैं कि दूसरे पेटेंट का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन उसमें दूसरे पेटेंट ऑनर के राइट की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कोई पेटेंट है वो पाकिस्तान की हदूद में आर्जी तौर पर एक्सीडेंटली आ जाता है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान अभी तक वाइपो की जो ट्रीटी है उसका हिस्सा नहीं है, तो पाकिस्तान जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन है अंडर पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000, वो सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन पाकिस्तान की हदूद तक होती है, पाकिस्तान की हदूद से बाहर नहीं है। तो ये एक्सेप्शंस हैं जो पेटेंटी या ऑनर या ऑथर उसके लिए उसके राइट्स के अंदर ये 6 तरह के मतलब कदगने लगाई हुई हैं कानून के अंदर। फिर इसमें पाकिस्तान में जो पहला जो कानून था वो पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट था 1911 का, और पेटेंट एंड डिज़ाइन रूल्स हैं 1933 के। अब वो रिपीट होकर पेटेंट्स ऑर्डिनेंस 2000 है और पेटेंट्स रूल्स हैं 2003 के। तो इंटरनेशनल लेवल पर देखें, एक ट्रिप्स है जो WTO का जो गेट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ट्रीटी है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसका जो शेड्यूल है ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं तमाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के,
और उसमें जो पेटेंट है उसमें आर्टिकल्स 27 से 34 तक पेटेंट के हवाले से वो बयान करता है। तो उसमें एक बात तो ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है पेटेंट में वो प्लेंटिफ के बजाय डिफेंडेंट के ऊपर होता है, क्योंकि ये साबित करना मुश्किल है प्लेंटिफ के लिए कि ये दूसरे शख्स का जो पेटेंट है वो मुख्तलिफ है या सेम है। ये डिफेंडेंट ही बता सकता है कि मेरा जो पेटेंट है वो मुख्तलिफ है, आम बंदा देखकर नहीं बता सकता। तो इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर होता है इसमें। और फिर इसमें यह है कि जो 27(3) आर्टिकल है उसमें प्लांट के हवाले से लिखा है कि उसके लिए सेपरेट, जो कोई भी मेंबर स्टेट्स हैं उसके लिए सेपरेट कवानीन बना सकती है। तो यूजुअली इसके लिए सेपरेट प्लांट ब्रीडर राइट्स के हवाले से सेपरेट कवानीन बनाए जाते हैं। फिर इसमें आप देखते हैं वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। वो उसके 3 मेन कन्वेंशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं। एक है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी 1970 की, ये सब्सटेंटिव लॉ है इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन के हवाले से। फिर इसी का जो प्रोसीजरल लॉ है वो पेटेंट लॉ ट्रीटी है 2000 की, वो टू स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ पेटेंट। और फिर इसमें जो तीसरा है स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट 1971 का, उसमें क्लासिफिकेशन दी हुई है, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन IPC। 8 डिवीजन्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ये ह्यूमन नेसेसिटीज़ के हवाले से। और फिर उसमें 80,000 के करीब सब डिवीजन हैं। तो ये वाइपो के हवाले से जो मेन 3 TTs हैं। फिर अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसका देखें तो सबसे पहले हमें जो हिस्ट्री में पता चलता है कि 1641 में 1641 के अंदर सबसे पहला जो नॉर्थ अमेरिका में सैमुअल विंसलो ने प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉल्ट, ये सबसे पहले जो है वो रजिस्टर हुआ था 1641 में नॉर्थ अमेरिका में, सैमुअल विंसलो। दूसरे जो थे 1790 में अमेरिका के अंदर एक कानून पास हुआ पेटेंट का, उसके मुताबिक पहला जो पेटेंट रजिस्टर हुआ वो सैमुअल हॉपकिंस का मेथड टू प्रोड्यूस पोटाशियम, इसको रजिस्टर हुआ। और इसी कानून के तहत इम्प्रूवमेंट भी रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गई एज अ पेटेंट। तो जेम्स वाट 1796 में स्टीम इंजन जो पहला इम्प्रूवमेंट हुई वो रजिस्टर हुई। फिर पाकिस्तान में अगर आप इसकी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, एक ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है और एक आपकी इन एडिशन एप्लीकेशन होती है, इम्प्रूवमेंट की भी हो सकती है। फिर कन्वेंशन एप्लीकेशन है कि जो कि WTO के मेंबर स्टेट्स, अगर आपने एक दूसरे मुल्क में जमा करवाया है तो फिर आपको 12 महीने तक पाकिस्तान के अंदर भी उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन में मेन 3 ही चीज़ें होती हैं। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, दूसरा इसमें डिक्लेरेशन है कि आप डिक्लेयर करते हैं कि मैं फर्स्ट एंड ट्रू ऑनर हूँ इसका, और तीसरा इसमें है स्पेसिफिकेशन में 5 चीज़ें होती हैं। टाइटल होता है पेटेंट का, उसके बाद पेटेंट उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट शुरू में जहाँ भी जमा करवाएं तो बाद में 12 महीने तक जमा करवा सकते हैं। फिर इसमें क्लेम होता है और ड्राइंग होती है। आपने एप्लीकेशन जमा करवाई, तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये के करीब इसकी फ़ीस है। और फिर 4 महीने का टाइम होता है कि कोई भी शख्स इसको अपोज कर सकता है। इसमें एक है अपोज करने वाला शख्स और एक है ऑब्जर्वर। थर्ड पार्टी भी ऑब्जर्वेशन अपनी दे सकती है इस एप्लीकेशन के ऊपर। और इसमें फिर 4 महीने के बाद अगर कोई अपोजिशन एप्लीकेशन जमा नहीं हुई तो फिर इसमें सीलिंग फ़ीस जमा करवा के आपको लाइसेंस इश्यू हो जाता है। लेकिन इसमें अपोजिशन अगर जमा हो गई है तो फिर जो एप्लीकेंट है उसको 2 महीने का टाइम होता है कि आप उसका जवाब दें। और अपोजिशन के जो ग्राउंड्स हैं, इसमें 2 ग्राउंड्स तो मेन है कि एक तो ये है कि आपने किसी दूसरे बंदे का चोरी किया है पेटेंट और उस बंदे ने अपोज किया है आपके एप्लीकेशन को। दूसरा है इसमें कि आपने जो एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन में आपकी जो पेटेंट है वो शामिल है। और फिर 3 जो है ना, एक है कि जो स्पेसिफिकेशन जो है ना वो क्लियर नहीं है, या फिर क्लेम क्लियर नहीं है, या फिर स्पेसिफिकेशन शुरू में इनिशियल भी जमा करवाई जा सकती है, बाद में फाइनल भी 12 महीने के अंदर। तो इनिशियल और फाइनल के अंदर कंट्राडिक्शन पाई जाती है। इन ग्राउंड्स के ऊपर आपकी एप्लीकेशन को अपोज किया जा सकता है।
फिर आपके एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस भी लाई जा सकती हैं, आप अमेंड कर सकते हैं, उसको ख़ुद भी कर सकते हैं। कंट्रोलर भी आपको कह सकता है इसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए। और फिर इसमें यह है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा पेटेंट है तो उसके लिए एक एग्जामिनर को कंट्रोलर जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन को भेजेगा। उसके पास 18 महीने से लेकर 21 महीने तक का टाइम होता है जिसमें वो अपने ऑब्जर्वेशन देता है उसके ऊपर एग्जामिनेशन के बाद, और फिर आपको कहता है कि आपने ड्राइंग स्पेसिफिकेशन के अंदर उसमें चेंजेस लाएँ। उस हिसाब से फिर आप एप्लीकेशन को, स्पेसिफिकेशन को सारे उसको अमेंड करते हैं, और फिर फाइनली फिर आपका जो सीलिंग वाला जो स्टेज है वो आ जाती है और फाइनली आपको लाइसेंस इशू हो जाता है। तो जो पेटेंट है उसकी प्रोटेक्शन 20 साल के लिए है, और फिर इसमें 4 साल के बाद आप रिन्यूअल होता है, और हर साल इसकी रिन्यूअल फ़ीस जमा करवानी होती है। और अगर आपने रिन्यूअल फ़ीस जब ड्यू थी आपने जमा नहीं करवाई और पेटेंट लैप्स कर गया तो 18 महीने के अंदर आपने दोबारा भी इसमें रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। फिर इसमें अपोजिशन जो है वो आपने पब्लिकेशन के 4 महीने के अंदर अपोजिशन एप्लीकेशन फ़ाइल होती है, और लेकिन अगर एक दफ़ा सील हो गया, आपको लाइसेंस इशू हो गया, तो फिर उसके लिए 12 महीने का टाइम दिया हुआ है कि आप 12 महीने के अंदर उस एप्लीकेशन को सील्ड पेटेंट के अगेंस्ट एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। फिर जो पेटेंट ऑनर है वो अपना जो पेटेंट है किसी दूसरे शख्स को टेम्पोरेरली भी दे सकता है, परमानेंटली भी दे सकता है। अगर वो टेम्पोरेरली या परमानेंटली देते हैं तो उसके ऊपर जो कानून लागू होगा, जो पेटेंट्स ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक इसका जो कानून इसके ऊपर लागू होगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी का कानून लागू होगा, जो कि पाकिस्तान का सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। और आर्जी तौर पर भी अगर आप देते हैं किसी को पेटेंट, तो फिर आप ये शर्त नहीं लगा सकते कि सिमिलर काइंड ऑफ पेटेंट वो किसी दूसरे से आर्जी या मुस्तकिल तौर पर हासिल नहीं कर सकता। तो ये सेक्शन 37 जो है वो पेटेंट्स ऑर्डिनेंस का इस हवाले से बताता है कि ऐसी कंडीशन लगाना तो ये कंडीशन जो है वो दुरुस्त नहीं है। फिर इसमें जो पेटेंट ऑनर है, जैसा कि पहले आपको बताया कि 6 एक्सेप्शंस हैं उसके अपने राइट्स के ऊपर, कंपलसरी लाइसेंस, एक्सपेरिमेंट, और आपका एक्ट इन गुड फेथ, और उसमें एक्ट इन गुड फेथ आ जाता है। और फिर इसमें कि अगर दूसरा जो पेटेंट है ऑनर है उसने यूज़ करना है और फिर रेफरेंस देगा आपके उस हवाले से, एक्सीडेंटली कोई आर्टिकल स्टेट के अंदर आ जाता है, ठीक है, और क्या कहते हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, तो ये सारी एक्सेप्शंस हैं। फिर जो पेटेंट ऑनर है वो खुद से भी सरेंडर कर सकता है अपने राइट को, खुद से भी सरेंडर कर सकता है, और इसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी रिवोक कर सकती है उसके पेटेंट को। किन ग्राउंड्स पे कर सकती हैं? अगर वो स्टेट के अगेंस्ट हो, पब्लिक के अगेंस्ट हो, फिर इसमें फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हो पेटेंट ऑनर की जानिब से, या फिर कंपलसरी लाइसेंस किसी को ग्रांट किया है और वो जो कंपलसरी लाइसेंस होल्डर है 2 साल हो गए हैं वो यूज़ जो है वो सही मानों में नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सूरत में भी वो पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है। तो खुद से भी सरेंडर किया जा सकता है पेटेंट को, और दूसरा जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको रिवोक भी कर सकती है। फिर इसका जो इसमें सूट है, जो इसका इन्फ्रिंजमेंट का, पेटेंट की इन्फ्रिंजमेंट का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, और उसमें आपको इंजंक्शन और डैमेजेस वसूल किए जा सकते हैं। इंजंक्शन जो है वो एक तो पेटेंट की प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा एविडेंस की प्रोटेक्शन के लिए हासिल किए जा सकते हैं। फिर इसमें अगर काउंटर क्लेम आ गया है दूसरे शख्स की जानिब से तो फिर हाई कोर्ट में चला जाएगा यह मामला सिंगल। और अगर कंट्रोलर की जानिब से या फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से पेटेंट के हवाले से कोई फैसला होता है तो उसके खिलाफ अगेंस्ट अपील भी हाई कोर्ट में होगी, और हाई कोर्ट का सिंगल बेंच पहले सुनेगा, और अगर बाद में जो है ना फिर वो डिवीजनल बेंच की जानिब भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और 12 महीने का टाइम होता है अपील। कंट्रोलर और फेडरल गवर्नमेंट के पेटेंट के हवाले से फ़ैसलों के अगेंस्ट जो अपील होती है उस अपील के ऊपर फैसला हाई कोर्ट में 12 महीने के अंदर हाई कोर्ट उसके ऊपर फैसला करती है।
फिर इसमें एक चीज़ ये है कि जो पेटेंट ऑनर है वो किसी बंदे को थ्रेट नहीं कर सकता कि आप फ़लाँ पेटेंट यूज़ नहीं कर सकते, फ़लाँ ये नहीं कर सकते। अगर इस तरह का कोई थ्रेट मिल रहा है किसी शख्स को तो वो फिर अदालत में जाके इंजंक्शन हासिल कर सकता है और डैमेजेस भी वसूल कर सकता है। लेकिन मेयर सिर्फ ये बताना कि इंफॉर्मेशन देना कि ये मेरा पेटेंट है और इसको मैंने रजिस्टर किया हुआ है, इससे मिलता जुलता पेटेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये मेयर इंफॉर्मेशन देना ये थ्रेट नहीं है। थ्रेट के अगेंस्ट ही बंदा जा सकता है। और फिर अगर एक शख्स है उसका पेटेंट दूसरे शख्स से मिलता जुलता है तो वो जो पहला शख्स है जिसका पेटेंट रजिस्टर है वो उस को कह सकता है कि आप मुझे एक्नॉलेजमेंट दें कि जो मेरा पेटेंट है आपके पेटेंट से मुख्तलिफ है और जो मेरे पेटेंट का यूजेज है वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। और अगर वो पहला शख्स ऐसा एक्नॉलेजमेंट देने से इनकार करता है तो वो अदालत में जाके भी ऐसी एक्नॉलेजमेंट हासिल कर सकता है। फिर इसमें एक साइंटिफिक एडवाइज़र की हेल्प भी जो है वो ली जा सकती है कोर्ट की जानिब से। और इसमें एक पेटेंट एजेंट है, 21 साल की उम्र होनी चाहिए और वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, उसके पास स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए। और फिर उसमें यह है कि जी वो एक एग्ज़ाम होता है उसको पास होना चाहिए। फिर कंट्रोलर के पास उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी फ़ीस होती है और 3 महीने के बाद उसकी जो है ना वो आपने फ़ीस पे करनी होती है। एक्सपायरेशन जब एक्सपायर हो जाता है वो लाइसेंस, उसके 3 महीने के अंदर आपने फ़ीस पे करनी होती है दोबारा। तो ये लाइसेंस एक तरह का इशू किया जाता है पेटेंट एजेंट को, और जो पेटेंट एजेंट है उसके लाइसेंस को भी रिवोक किया जा सकता है कंट्रोलर की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, अगर वो मिसफिट है या वो कोई और किसी और तरह के डिसक्वालीफाइड है तो ऐसी सूरतों में उसके लाइसेंस को कैंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो पेटेंट एजेंट है ज़रूरी नहीं है कि आप पेटेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए आपके पेटेंट एजेंट ही हायर करें। कोई ख़ुद भी आप फ़ाइल कर सकते हैं, कोई वकील भी आपके बिहाफ पर फ़ाइल कर सकता है, कोई आपका एजेंट रिप्रेजेंटेटिव भी फ़ाइल कर सकता है। ये सारे लोग फ़ाइल कर सकते हैं। और फिर आखिर में एक अहम चीज़ इसमें यह है कि एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉई। अगर तो कॉन्टैक्ट हुआ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, तो जो इन्वेंशन है वो फिर उसी हिसाब से मामला आगे चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो जो इन्वेंशन है अगर एक बंदे को हायर किया हुआ है उसकी सर्विसेज को, तो पेटेंट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉयर। ये सेक्शन 20 है जो पेटेंट्स ऑर्डिनेंस 2000 का ये बताता है कि जो पेटेंट जो एम्प्लॉयर है वो ऑनर होगा। लेकिन अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है किसी भी सूरत में तो सेक्शन 36 पेटेंट्स ऑर्डिनेंस 2000 का ये बताता है कि उस सूरत में जो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कंट्रोलर डिसाइड करेगा और क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए वो फिर अदालत की जानिब मामले को रेफ़र कर देगा। ये सेम आपने इस हवाले से मिलता जुलता एक आपने चीज़ पढ़ी होगी लैंड एक्विजिशन, लैंड रेवेन्यू एक्ट में। उसमें ऐसा होता है कि पार्टीशन वाला मामला होता है कि उसमें भी जो तहसीलदार होता है उसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तहसीलदार डिसाइड करता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए वो फिर कोर्ट की जानिब रेफ़र कर देता है। तो ये एक लुबे लुबाब मैंने आपके सामने पेटेंट के हवाले से बयान किए। थैंक यू वेरी मच।